हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। हम बिजनेस में एक चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर इज ऑर्गेनाइजिंग। उसमें आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज डेलीगेशन। ध्यान से समझेंगे, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है बेटा। डेलीगेशन का मतलब होता है काम जब सीनियर अपने जूनियर को ट्रांसफर करे, बट उस काम को ट्रांसफर करने के साथ साथ वो उसको अथॉरिटी तो देता है, पावर्स तो देता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं करता। कोई मैनेजर जितना मर्जी कैपेबल हो, वो सारा काम खुद नहीं कर सकता। वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, उसको कुछ काम अपने जूनियर्स को ट्रांसफर करना ही पड़ता है। जब एक सीनियर अपने जूनियर को ट्रांसफर करता है काम, तो उसे साथ साथ एक चीज और बोलता है, टू ऑपरेट विद इन लिमिट्स। काम उतना करे जितना कहा जाए, जितनी आपको पावर्स दी जाए बस उतना ही करे, फालतू उसमें इंटरफेयर ना करे, दैट इज डेलीगेशन। तो पढ़ते हैं एक बार डेलीगेशन का मतलब क्या है। अ मैनेजर हाउ कैपेबल ही इज कैन नॉट मैनेज टू डू एवरी टास्क ऑन इट्स ओन। कह रहे जितना मर्जी कैपेबल हो, सारा काम खुद नहीं कर सकता। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, इसी वजह से इफ ही डिजायर टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स पूरे करना चाहता है, एंड इंश्योर दैट ऑल वर्क इज अकम्प्लिश्ड, और ये चाहता है कि सारा काम समय से पूरा हो जाए, ही मस्ट डेलीगेट द अथॉरिटी। तो कह रहे अगर कोई भी सीनियर टारगेट पूरा करना चाहता है और ये चाहता है कि टारगेट समय से पूरे हो जाए, तो उसे काम को डेलीगेट करना ही पड़ेगा। फुल स्टॉप। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब सीनियर अपने जूनियर को काम को ट्रांसफर करे, उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेमैन, कह रहे हेमैन के अकॉर्डिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स, क्या मतलब है डेलीगेशन का। मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन लिमिट्स। जब आप सबऑर्डिनेट को काम ट्रांसफर करें, क्या काम, कि आप काम तो करेंगे पर अपनी लिमिट्स में रह के, उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। याद करो डेफिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन लिमिट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन लिमिट्स। हो जाएगी डेफिनेशन याद। अब वो कह रहे हैं एलिमेंट्स जो है डायरेक्टिंग के, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग 3 है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। एक सीनियर के पास पावर होती है हमेशा कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड कर सके, दैट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहें तो ऑब्लिगेशन टू डू द असाइंड टास्क। जो काम दिया गया है उसको पूरा करने की ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू डू द असाइंड टास्क। और लास्ट क्या है, अकाउंटेबिलिटी। बेटा अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबिलिटी। किसी भी चीज के लिए जवाब देना पड़े अगर आपको, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। इस अकाउंटेबिलिटी में एक लाइन लिखी है, वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड। एक बार आपको अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एक्सेप्टेड, जिम्मेदारी आपने एक्सेप्ट कर ली, वन कैन नॉट डिनाई द आंसरेबिलिटी। आपको जवाब देने से कोई नहीं रोकेगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको एक बार अथॉरिटी मिली, पापा ने कहा कि बेटा ये काम करके आना है, ये लो पैसे, ये लो एक्टिवा की चाबी। आपने कहा ठीक है पापा ये काम मैं कर लूंगा। अथॉरिटी दे दी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। शाम को अगर वो काम नहीं हुआ तो आपको जवाब देने से कोई नहीं बचा पाएगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा अगर वो काम पूरा ना हुआ तो, ठीक है। हाँ, मम्मी भी नहीं बचा पाएगी। देखो क्या लिखते हैं, अथॉरिटी रेफर्स टू, पहले अथॉरिटी का मतलब, अथॉरिटी रेफर्स टू राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। एक इंडिविजुअल के पास जो राइट है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे सकता है, दैट इज अथॉरिटी।
Authority refers to right of an individual to command his subordinate and to take action within the scope of his position. Action भी लेगा अपनी position को ध्यान में रखते हुए. It arises from, कह रही है arise कहां से होती है? From the concept of scalar chain. Scalar chain का मतलब जब सीनियर अपने जूनियर को काम समझाए उसको हम बोलते हैं scalar chain. Is it okay? आगे चलते हैं. Responsibility. बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है आपको अभी बताया? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी. जिसे आपने क्या कहा? देखो क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी. कि प्रॉपरली आप क्या परफॉर्म करेंगे जो आपको ड्यूटी मिली है. इट अराइजेस फ्रॉम, ये कहां से अराइज होती है? फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. ये अराइज होती है फ्रॉम सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज सबॉर्डिनेट इज बाउंड, बिकॉज सबॉर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम. कह रहे सबॉर्डिनेट बाउंड है कि जो भी उसे ड्यूटी मिली है उसे वो पूरी करनी पड़ेगी. दस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज upward, that is subordinate will always responsible to his superior. कि subordinate को अपने senior को जवाब देना ही पड़ेगा. इसका मतलब सर authority flows from top to bottom and responsibility flows from bottom to top. समझ आ गई बात? Last accountability. Accountability का मतलब क्या बताया आपको? Answerability. कि अगर आपने authority accept कर ली आपको जवाब भी देना पड़ेगा. Accountability means answerability for the task. जो टास्क मिला है उसके लिए आंसर देना. It implies being answerable for the final outcome. जो आपके काम करने की वजह से जो रिजल्ट आया उसके लिए जवाब भी तो आपको ही देना पड़ेगा. Once authority has been delegated, responsibility has been accepted. आपको काम दे दिया गया और आपने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली. One cannot deny the answerability. Clear? Next, importance of डेलीगेशन. डेलीगेशन के फायदे क्या हैं? जब सीनियर अपना काम जूनियर को देता है तो उससे हमें फायदा क्या होगा? पहला फायदा इफेक्टिव मैनेजमेंट. ध्यान से समझना बेटा. जब सीनियर ने अपना काम जूनियर को दे दिया, अब जो सीनियर था वो रूटीन वर्क से फ्री हो गया. वो अब इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट कर पाएगा और उसको टाइम मिलेगा कि वो नए नए आइडियाज सोच सके. ठीक है, तो पहला फायदा इफेक्टिव मैनेजमेंट. देखो क्या लिखते हैं? बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज. कह रहे एम्प्लॉइज को पावर देके. बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज द मैनेजर्स आर एबल टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली, मोर एफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स. उन्हें टाइम मिल जाएगा कि वो इंपॉर्टेंट मैटर पे ध्यान लगा सके. फ्रीडम फ्रॉम डूइंग द रूटीन वर्क. कह रहे उन्हें फ्रीडम मिलेगा रूटीन वर्क से. प्रोवाइड्स देम विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन न्यू एरियाज. वो नए नए एरियाज में कुछ काम सीख पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि रूटीन वर्क से तो वो फ्री हो गए. उन्होंने रूटीन वर्क किसको दे दिया? जूनियर्स को. आगे चलते हैं. एम्प्लॉई डेवलपमेंट. खुद सोचें, अगर सीनियर अपना काम जूनियर को ट्रांसफर कर रहा है, सीनियर अपना काम जूनियर, तो क्या उस जूनियर को जिसको वो काम दे रहा है, क्या उस एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी? बहुत डेवलपमेंट होगी. कैसे? कि उसे मैनेजर लेवल का काम सीखने को मिल जाएगा और जो मैनेजर फ्री हो गया उसे नया काम सीखने को मिल जाएगा. तो हर एक की डेवलपमेंट होगी. देखो क्या लिखते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन. कह रहे डेलीगेशन की वजह से एम्प्लॉइज गेट द अपॉर्चुनिटी, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड दिस में गिव राइज टू लेटेंट एबिलिटीज इन देम. जो उनके अंदर छुपी हुई एबिलिटीज हैं वो बाहर आएंगी क्योंकि उन्हें एक सीनियर लेवल का काम करने को मिलेगा. इट अलाउस देम टू डेवलप दोज स्किल्स विच अनेबल्स देम टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क. उनके अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाएंगी कि वो मुश्किल से मुश्किल काम को इजीली कर लेंगे. समझ आ गई बात? तो पहला फायदा इफेक्टिव मैनेजमेंट, दूसरा एम्प्लॉय डेवलपमेंट, तीसरा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज. ध्यान से समझना कि जब कोई सीनियर अपने जूनियर को काम देता है तो वो जूनियर अगर सोचे तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है. कैसा मोटिवेशन? कि सर ने मुझे ये काम दिया है, इसका मतलब सर मेरे ऊपर विश्वास करते हैं. सर ये सोचते हैं
कि मैं इसके कैपेबल हूं। अदरवाइज ये काम किसी और को भी मिल सकता था, बट ये क्या है, ये एक सोच की बात है। अदरवाइज कुछ लोग क्या सोचेंगे, अरे कुछ से होता नहीं, मेरे को देते रहेंगे। तो कुछ के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, पर कुछ के लिए क्या है, बर्डन भी हो सकता है। तो देखो क्या लिखा है, डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग टैलेंट ऑफ एम्प्लॉइज। उनके अंदर टैलेंट डेवलप करता है। इट हैज अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट। कह रहे इससे दिमाग का बेनिफिट है इससे आपको, कि कुछ लोगों को लगेगा कि मेरे दिमाग क्या सोचेगा कि यार सर मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं तभी तो मुझे काम दिया, वरना और किसी को भी दे सकते थे। तो इसलिए क्या है, इट हैज अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट, फुल स्टॉप, व्हेन सुपीरियर एंट्रस्ट अ सबऑर्डिनेट विद अ टास्क। कह रहे जब सुपीरियर अपने जूनियर को टास्क देता है, इट इज नॉट मेयरली शेयरिंग ऑफ वर्क। कह रही है सिर्फ काम बांटना नहीं है, बट इट इन्वॉल्व्स ट्रस्ट ऑन सुपीरियर्स पार्ट एंड कमिटमेंट। कह रहे ये क्या है, देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं लास्ट में, कि ये सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर के पार्ट पे ट्रस्ट नहीं है, सॉरी सुपीरियर के पार्ट पे सिर्फ काम बांटना नहीं है, पर यहां पे ये भी है कि सुपीरियर आपके ऊपर विश्वास कर रहा है। क्योंकि काम बांटने की अगर बात होती तो वो काम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, पर उसने काम सिर्फ आपको दिया है, इसका मतलब वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, विश्वास कर रहा है, और ये जानता है कि आप एक कमिटेड इंसान है, कि आपको एक बार काम बता दिया, आप वो काम करके ही लाएंगे। तो समझ आ गई बात। 3 बेनिफिट हो गए। फोर्थ बेनिफिट इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ध्यान से समझना कि अगर सीनियर ने अपना काम जूनियर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जूनियर को सीनियर का काम करना आ गया, कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई नया मौका मिलता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स, एक टैलेंटेड वर्कफोर्स अवेलेबल होगी हर टाइम। जैसे नया मौका मिला, हमारे पास वर्कफोर्स रेडी है, तो हमें किसी की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या लिखते हैं, डेलीगेशन हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप द लीडिंग पोजीशन इन द न्यू वेंचर। कोई नया प्रोजेक्ट आया तो आपको वर्कर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रेडी वर्कफोर्स अवेलेबल है। जिसको मैनेजर लेवल का काम आता है, वो वैसे वर्कर पहले ही है, तो उनमें से ही किसी को एक मैनेजर बना के आप काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज आर एबल टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। आपके पास टैलेंटेड लोग हैं, तो आप नया प्रोजेक्ट जो है इजीली लॉन्च करके उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। कह रहे डेलीगेशन से आपको पता लग जाता है कि मैनेजमेंट की हायरार्की क्या है, यानी कि मैनेजमेंट का सीक्वेंस क्या है। कैसे पता लगता है, आप खुद सोचें। जो काम डेलीगेट कर रहा है पर्सन, वो किसे डेलीगेट कर रहा है, एक सीनियर अपने जूनियर को, जूनियर अपने जूनियर को। इससे पता लग जाता है कि कौन किसका सीनियर है और कौन किसका जूनियर है। जैसे कि हम कहें कि प्रिंसिपल मैम ने या प्रिंसिपल सर ने काम दिया टीचर को, टीचर ने स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने अपने छोटे भाई को, तो हमें पता लग गया कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। देखो क्या लिखते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टेब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की हायरार्की का बेस बनता है। इट इज द डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच डिटरमाइन हु हैज टू रिपोर्ट टू whom। ये एक ऐसा सीक्वेंस बताता है आपको कि किसने किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन। ध्यान से समझना बेटा, जब सीनियर अपना काम जूनियर को बांट रहा है, उसको बार बार उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, तो क्या सीनियर और जूनियर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। बार बार कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, हाँ बेटा आज ये कर लेना, फिर ऐसे कर लेना, तो दैट विल डेवलप अ कोऑर्डिनेशन। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन नेमली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स टू डिफाइन, क्या डिफाइन करते हैं, पावर, ड्यूटी एंड आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू वेरियस पोजीशन इन द। हर एक को बताता रहता है कि किसकी क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि पता रहता है कि किसको क्या करना है। ठीक है बेटा, टॉपिक हमारा खत्म हो गया।
अभी हम इसके डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस को याद करते हैं। देखो, काम जब हम डेलीगेट करते हैं, जूनियर को ट्रांसफर करते हैं, तो हमें कुछ फायदे होते हैं। वो फायदों की शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई हुई है, MEB²F। मतलब मेरे दो बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड हैं जिनको मैं काम डेलीगेट कर सकता हूं बिना स्ट्रेस के। मुझे कोई काम है, घर में कोई फंक्शन है, तो मुझे फायदा क्या मिलेगा कि मेरे दो बेस्ट फ्रेंड है, एक नहीं है दो हैं, तो मैं उन दोनों को थोड़ा थोड़ा काम बता दूंगा कि भाई तू ये कराना, तू ये कराना, तो इससे मुझे ही फायदा होने वाला है। M स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। M से क्या होगा? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। MEE², देखो, इफेक्टिव मैनेजमेंट एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तीन हो गए। M से मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इफेक्टिव मैनेजमेंट एम्प्लॉय डेवलपमेंट। दो B है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन। 5 हो गए, इधर देखें। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इफेक्टिव मैनेजमेंट एम्प्लॉय डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन, और F से है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए